हेलो जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। आप सब लोग जो हम सब लोग का डिस्कशन चालू है, इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पूरा खत्म हो चुका है। ये एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री पूरा खत्म हो चुका है। आज हम सब लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का एक एक चैप्टर पूरा एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन होगा और काफ़ी अच्छे से डिस्कशन होगा। और आप सब लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और सभी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मॉडर्न इंडिया से ही आता है, इसलिए आप सब लोग भी ध्यान देके इसको डिस्कशन करते रहें। चलिए मॉडर्न इंडिया के बारे में हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। बताइए, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम सब लोग पहले चर्चा करते हैं, ठीक है। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। हाँ, वास्को डी गामा कब आया था? 17 मई 1498। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। कहाँ आया था? ये कालीकट, भारत के कालीकट मालाबार समुद्री तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह के तट पर आया था, ठीक ना। उसमें वहाँ का शासक कौन था? जेमोरिन। ये याद रखिए, जेमोरिन वहाँ का शासक था। बताइए, केरल के किन्नौर के निकट कोचीन दुर्ग का निर्माण करवाया पुर्तगालियों ने। कब करवाया? 1503 में। और अपना पहला व्यापारिक कोठी बनवाया। मतलब कि कोचीन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? पुर्तगालियों ने। कब? 1503 में, ठीक है। ये बताइए, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? पहला पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्मोडा। याद रखिए, अल्मोडा कौन था? अल्मोडा। और कब बना था ये गवर्नर? 1505 में। ब्लू वाटर पॉलिसी के किसको बोला जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मोडा को, मतलब अल्मोडा को। फ्रांसी अल्मोडा जो सामुद्रिक नीति पर जो बल दिया था ना, सामुद्रिक नीति पर जो बल दिया था, उसी को कहा जाता है ब्लू वाटर। ठीक है, समझ गए। ये बताइए, ब्लू वाटर पॉलिसी पर किसने ध्यान दिया था? अल्मोडा। अल्फ्रांसो डी अल्मोडा। अल्मोडा याद रखिए सीधा, अगर नहीं बोले। ये बताइए, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन बना? अल्बुकर्क। कौन बना? अल्बुकर्क। कब बना? 1509। और ये अल्मोडा कब बना था? 1505 में। और अल्बुकर्क कब बना? 1509 में। ब्लू प्रिंट किसने दिया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मोडा समुद्री नीति पर उसने ध्यान दिया था, ठीक है। ये बताइए, भारत में पुर्तगाल कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? अल्बुकर्क, जो कि दूसरा था। गवर्नर कौन था? दूसरा गवर्नर था अल्बुकर्क, जो कि 1509 में था। ये बताइए, अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्हें भारतीय क्षेत्र को भी जीतने का प्रयास किया था, ठीक है। इस क्रम में 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के शासक गोवा को छीन लिया था। बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था। कौन छीन लिया था? यही अल्बुकर्क। कब छीन लिया था? 1510 में। अल्बुकर्क की मृत्यु कब हो जाती है? 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। भारत में पुर्तगाली का सबसे प्रमुख केंद्र कहाँ था? गोवा। ठीक है। बताइए, भारत में जहाज निर्माण का प्रारंभ किस कंपनी के द्वारा किया गया? किसके द्वारा? पुर्तगाली। और प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण पुर्तगाली के ही देन है, ठीक है। कब इसका प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1557। कहाँ में किया गया? गोवा में। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब किया गया? 1557। कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। बीजापुर से कब छीन लिया गोवा को? 1510 में। 1509 में अल्बुकर्क बना गवर्नर। 1505 में अल्मोडा था, ठीक है। इतना ही बस इसमें याद रखिए, ठीक है। अच्छा बताइए, तो तंबाकू की खेती, आलू टमाटर की खेती किसके द्वारा किया गया? क्या ही देन है, पुर्तगाली के द्वारा ही किया गया। अब बताइए, अब पुर्तगाली इसने पूरा खत्म हो गया। 1498 में पहला वास्को डी गामा आता है। अब हम पुर्तगाली के बाद अब आएंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम सब चलते हैं, ठीक है। बताइए, डच कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया था? 1605 मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में कब किया था? डच 1605 में। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में। अच्छा, ये बताइए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एवं डच कंपनी के साथ कौन युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध। किसके पूछेगा? बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और डच। किसके बीच? अंग्रेज और डच के बीच बेदरा का युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1759। कब हुआ था? 1759 में हुआ था ना बेदरा का युद्ध। किसके बीच? कौन जीतता है? अंग्रेजी कंपनी जीत जाता है, ठीक ना। और अंग्रेजी कंपनी जीतता, व्यापारिक कोठी पर अंग्रेजों का अधिकार, मतलब डच का जो व्यापारिक कोठी था उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। डच मुख्य रूप से कहाँ का था? हॉलैंड का था। देखिए, डच बस इतना ही खत्म। अब चलते हैं डेनिश, ठीक है। अच्छा, डेनिश कहाँ की कंपनी? डेनमार्क, जिसकी स्थापना कब किया गया? 1616 में डेनमार्क कंपनी की स्थापना होता है। डेनिश कंपनी ने अपना पहला
व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? ट्रावनकोर के निकट, ठीक ना, केरल में। और दूसरी कंपनी बंगाल के श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर। अच्छा बताइए, डेनिश पहला कोठी ट्रावनकोर केरल, दूसरा श्रीरामपुर बंगाल में। ये बताइए 1835 ईस्वी में डेनिश कंपनी ने अपनी सभी व्यापारिक कोठी को 1845 में सर। ठीक, 1845 ईस्वी में डेनिश कंपनी अपनी सभी व्यापारिक कोठी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ बेचकर फिर अपना वापस लौट गया। मतलब कि डेनिश जो था कब जो है सब अपना सामान बेच के चला गया। 1845 में किसको बेच दिया? अंग्रेज के हाथों में बेच दिया। कौन बेच दिया? डेनिश ने बेच दिया। डेनिश कंपनी का स्थापना कब हुआ था? डेनिश कंपनी का 1616 में डेनिश का स्थापना हुआ। 1835 में इसने अपना सारा सामान बेच के भाग गया। 1845 में अपना गाँव भाग गया। ये बताइए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना किसने किया था? शासक लुई 14। कौन किया था? लुई 14। हाँ, इसके वित्त मंत्री कोलवर्ट की सहायता 1664 में किया गया, ठीक ना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की स्थापना कब किया गया था? 1614 में। किसके द्वारा? लुई 14 के द्वारा, ठीक है। इस कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी की स्थापना कब किया था? 1668 में। सूरत में किया था। सूरत में। कौन किया था? गुजरात के सूरत में कौन किया था? फ्रांसीसी। कब किया था? 1668 में। दूसरा व्यापारिक कोठी कब किया था? 1669 में मछलीपट्टनम। दूसरा व्यापारिक कोठी 1669 में मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में एक और खोला था, डच ने खोला था। कब क्या खोला था? 1605 में खोला था। ओके, अच्छा ये बताइए 1673 ईस्वी में बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर मार्टिन वुडवर्ड नामक फ्रांसीसी ने पांडिचेरी नामक एक नई बस्ती की स्थापना की, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे प्रमुख व्यापारिक कोठी था। पूछेगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की सबसे प्रमुख व्यापारिक कोठी? पांडिचेरी। किसने? मार्टिन वर्ड नामक फ्रांसीसी ने पांडिचेरी नामक मतलब की स्थापना किया था, ठीक ना, बस्ती का स्थापना किया था। अच्छा बताइए बॉन्डीवास का युद्ध कब होता है? कल भी चर्चा। 1760 में। किसके बीच था? अंग्रेजी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी। अंग्रेज और फ्रांसीसी। इसमें जीत कौन जाता है? अंग्रेज कंपनी जीत जाता है, ठीक है। अच्छा बेदरा का युद्ध 1759 किसके बीच? डच और अंग्रेज जीत जाता है। अंग्रेज जीत जाता है, ठीक है। बेदरा का युद्ध 1759 और इसका मतलब बॉन्डीवास 1760। उसमें किसका वास हो जाता है? इसका फ्रांसीसी का वास होता है। ये बताइए हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी कुछ भारतीय क्षेत्र पांडिचेरी पर फ्रांसीसी सरकार का अधिकार रहा है, ठीक है। 1 नवंबर 54 को उसको निकाला। 1 नवंबर 1954 ईस्वी में भारत सरकार के हवाले कर दिया वो। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी फ्रांसीसी का पांडिचेरी को अपना के रखा था। हाँ, तो कब वो भारत को दे दिया? 1 नवंबर 1954 को भारत को दे दिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत पर बहुत शासन किया है। इस कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1600 में 31 दिसंबर 1600। किसके घोषणा पत्र? महारानी जो थी ना एलिजाबेथ प्रथम। किसके? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के। अच्छा ठीक है। अच्छा कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर। कब आया था? राजदूत बनकर 1660 में। जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस भारत आता है किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार। कब आता है? 1660 में। 1660 में। जहांगीर ने इसको व्यापारिक छूट दिया था? नहीं दिया था, मना कर दिया था। उसके बाद 1639 में अपने अंग्रेजी कंपनी ने मद्रास को ठेका पर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया, जो अंग्रेजी कंपनी का मुख्यालय बना। मतलब अंग्रेजी कंपनी का मुख्यालय कहाँ बना? ये मद्रास का जो लिया था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया गया किला। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला को अपना मुख्यालय बनवाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज के किला को अपना मुख्यालय बना गया। अच्छा मद्रास को ठेका पर कब लिया अंग्रेजी कंपनी? 1639 में, ठीक ना। ये बताइए अच्छा बंगाल के हुगली में अपना व्यापारिक कोठी की स्थापना कब किया था? 1651 में। कहाँ किया था? बंगाल के हुगली में अपना मुख्यालय कब बनवाया था? ये 1639 में। कैप्टन हॉकिंस कब आया था भारत? 1660 में। और इसमें कब अपना पहला किया था स्थापना कब किया था? 1600 में स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना 1600 में, ठीक है। अच्छा ये बताइए हुगली और बंगाल और हुगली में अपना व्यापारिक कोठी 1651। कब? 1651 में बंगाल और हुगली में अपना कोठी बनवाया 1651 में। ये बताइए
चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे होता है? पुर्तगाली बेटी से। पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से। किससे होता है? पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन। चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे होता है? चार्ल्स राजकुमारी कैथरीन से, जो कहाँ की थी? पुर्तगाल का। तो और चार्ल्स द्वितीय कहाँ का था? ये था ब्रिटिश था। कब होता है? ये होता है 1661 में। जब ये 1661 में इसका जब विवाह हुआ ना, मुंबई बंदरगाह किसको दे दिया? अंग्रेजों को, मतलब कि दहेज में दे दिया। अब समझिए, मेरा जमीन है वो अपना दहेज में दे दिया। कैसा था बताइए? होता है। बेटी के लिए नहीं दे सकता है क्या? वो तो मेरा जमीन न था, वो अपना जमीन कैसे दे दिया? ये बताइए। इस अवसर पर पुर्तगाली कंपनी मुंबई बंदरगाह को दहेज में दे दिया, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई के क्षेत्र में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने किस कंपनी को दे दिया? अंग्रेजी कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक, मतलब 10 सालाना 10 पाउंड पाउंड वार्षिक में अंग्रेजी कंपनी को दे दिया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अंग्रेजी कंपनी ने कालीकट, गोविंदपुर एवं सूती नाटा की जमींदारी प्राप्त कर लिया और कलकत्ता शहर में फोर्ट विलियम किला का स्थापना किया। कब? 1698 में फोर्ट विलियम जो था कलकत्ता में, इसकी स्थापना किया, ठीक है। कब किया? अंग्रेजी कंपनी के द्वारा। हाँ, अंग्रेजी के द्वारा पढ़ रहे हैं, अभी तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए, 1698 में किसको मतलब फोर्ट विलियम बनाया? मतलब कलकत्ता शहर में फोर्ट विलियम किला का स्थापना किया। पूछेगा, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है, इसकी स्थापना कब हुआ? 1698 में। 1698। अच्छा, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया? जॉन चारवाक। जॉन चारवाक। कौन किया था कलकत्ता शहर की स्थापना? जॉन चारवाक। कौन किया था? तो इस तरह से हम सब लोग ये यूरोप, भारत में जो यूरोप कंपनी का जो आगमन होता है, हम उसके बारे में पूरा पढ़ लिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय। प्रमुख गवर्नर जनरल, वायसराय। ये बहुत थोड़ा सा पेचीदा होता है, इसको ध्यान से हम सब लोग करेंगे, ठीक है। देखिए, वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल बताइए। 1772 से 1785। 1772 से 1785। 1785। कब? 1772 से 1785। हाँ, इन्हीं के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके काल में आता है? वारेन वारेन हेस्टिंग्स के काल में। और 1773 के तहत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बताइए, जिसके दरबार में बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो है ना, बंगाल गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और कौन था बंगाल का? वारेन हेस्टिंग। ये बताइए, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव था, लेकिन लास्ट में मतलब कि अगर प्रथम गवर्नर पूछ रहे तो लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो वही तो हम पूछ रहे हैं, प्रथम गवर्नर पूछ रहे हैं। लॉर्ड क्लाइव। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ठीक ना जी। और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, सही है। काल में जी। ये बताइए, इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा स्थापित बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि पहले गवर्नर का पद होता था, अब गवर्नर जनरल जो आ गया तो वो द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि द्वैत शासन किसके काल में समाप्त होता है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के काल में। वारेन हेस्टिंग के काल में, ठीक है। अच्छा, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया। पेंशन देना बंद किसने किया था? वही वारेन हेस्टिंग्स। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अच्छा ये बताइए, महाभियोग लाया गया था किस अथी पर, मतलब किस गवर्नर पर? लॉर्ड क्लाइव। वारेन हेस्टिंग पर। इस पर महाभियोग लाया गया था 1784 में। वारेन हेस्टिंग पर भी महाभियोग लाया गया था, ठीक है। सबसे पहला मतलब एक ऐसा गवर्नर था जो इस पर की महाभियोग लाया गया था। किस पर? वारेन हेस्टिंग्स पर। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लाया। हाँ। ये बताइए, इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में क्या हुआ? 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, जिसका फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे और इसका 3 ठो अन्य न्यायाधीश। देखिए, इसका फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्बे। कौन था? एलिजा इम्बे। और इसमें 3 न्यायाधीश में चेस्टर, लिचेस्टर, हाइडे। कौन कौन था? चेस्टर, कौन था? चेस्टर, लिनेस्टर, हाइडे। हाँ, चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे, ठीक ना। ये बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट जो था, ये बताइए कि आप मतलब कि किस एक्ट के तहत जो है ना बंगाल में एक अथी किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्बे। और 3 को न्यायाधीश बनाया। कौन था? चेस्टर, लिनेस्टर, हाइडे। ठीक है। वारेन हेस्टिंग के काल में मुस्लिम शिक्षा के लिए
1781 ईस्वी में मद्रास में मदरसा के मतलब कलकत्ता मदरसा का कलकत्ता स्थापना, में मतलब मदरसा। कि पूछेगा कलकत्ता में मदरसा का स्थापना किसके काल में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के काल में किया गया था। संस्कृत कॉलेज की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही किया गया था। वहाँ इन्हीं के पे काल में किया गया था। 1791 में जॉन डंकन के प्रयास से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया। 1782 में गलत है, बताइए। जॉन संस्कृत कॉलेज की स्थापना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जॉन नॉथ डंकन के प्रयास, किसके प्रयास से? जोनाथन डंकन के प्रयास से। ये बताइए सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब किया गया था? 1784 में। सर विलियम जोन्स के द्वारा 1782 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। 1784 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब किया गया था? 1784 में 1784 1784 में किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना, ठीक ना। ये बताइए इन्हीं के काल में चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, मतलब वारेन हेस्टिंग्स के ही काल में, वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विलियम ने भगवत गीता के अंग्रेजी में अनुवाद किया। अच्छा, भगवत गीता का मराठी में अनुवाद किसने किया था? संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर। भगवत गीता मराठी में अनुवाद, संत ज्ञानेश्वर। और भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद इसमें अंग्रेजी चार्ल्स में विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस। विल्किंस। हाँ, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? मतलब गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल, गवर्नर का तो पद तो खत्म हो गया। ये बताइए इन्हीं के काल में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिस्ट इंडिया एक्ट आया था। 1784 1784 में पिस्ट इंडिया एक्ट उसको आया था। सुधारने के लिए अगर कोई मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए पिस्ट इंडिया एक्ट आया था। कब आया था? 1784 में। ये बताइए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, मतलब 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट उसमें क्या क्या कार्य हुआ बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है ना, मतलब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। इस तरह से अगर पूछा जाए तो बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लैब और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और मतलब बंगाल का मतलब पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया 1774 में, जिसका फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश जो था एलिजा एम्पे, और मतलब 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे जिसका नाम था चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। ठीक है। और इसके तहत ये पिस्ट इंडिया एक्ट को भी, मतलब 1784 में आया पिस्ट इंडिया एक्ट, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए। चलिए इतना हो गया, हम हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ लिए। अब कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ते हैं। 86 से 93, 1786 से 1793। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। अच्छा, सिविल सेवा का नींव किसने रखा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा को जनक भी कहा था, ठीक है। अच्छा ये बताइए 1793 ईस्वी में इन्होंने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में कौन बंदोबस्त लाया? मतलब अस्थायी बंदोबस्त लाने वाला कौन था? कॉर्नवालिस। कौन था? 21% लिया जाता था, जो भारत में कुल भूमि का 19% भाग पर लिया। ठीक है, कितना? 19%। तो बताइए कौन अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब आया? 1793 ईस्वी में आया। ठीक है, अब चलते हैं वेरेजली, ठीक ना। वेरेजली के बारे में पढ़ते हैं। इसका कार्यकाल है 1798 से 1805। कब तक है? 1798 से लेकर 1805। ठीक है। ये बताइए सहायक संधि का जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को बोला जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को बोला जाता है। अच्छा ये बताइए अस्थायी बंदोबस्त का जनक? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को बोला जाता है। अच्छा, अस्थायी सहायक संधि को सबसे पहला अपनाने वाला कौन था? हैदराबाद पढ़े थे 1798 में। दूसरा अवध था। ये बताइए कुशासन के। ये बताइए मिंटो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बस इतना ही है। 1805 से 1807 से 1813। मिंटो बोलिए। मिंटो 1807 से 1813। ठीक है। इन्हीं के काल में पंजाब में महाराणा रंजीत सिंह अंग्रेजी सेनापति चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि किसके बीच होता है? महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेजी सेनापति जो चार्ल्स मेटकॉफ रहता है उसके बीच 1809। कब होता है अमृतसर की संधि? 1809 में। कब होता है अमृतसर की संधि? किसके बीच होता है? महाराणा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच। और उस समय कौन था गवर्नर जनरल? मिंटो प्रथम था, ठीक ना। कौन था? मिंटो प्रथम के काल में अमृतसर की संधि होती है। कब होती है? 1809 में। 1809 में। कब होती है? 1809 में। स्वर्ण मंदिर अगर पूछेगा तो अमृतसर में। और राणा रंजीत सिंह और महाराजा रंजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच होता है। ठीक है। 1809 में होता है अमृतसर की संधि मिंटो 1 के द्वारा, ठीक। ये बताए इसमें क्या कहा गया कि मतलब कि सतलज नदी को पंजाब में राज्य
पंजाब राज्य अंग्रेजी राज का सीमा सीमा रेखा रेखा बना दिया कल भी गया। पढ़े थे। जी। मिंटो 1 के काल में क्या हुआ था? अमृतसर की संधि 1809 में अंग्रेजी सेना और महाराजा रंजीत सिंह। अब चलते हैं हेस्टिंग्स के काल में, ठीक ना। हेस्टिंग 1813 से 1823 कब? 1813 से 1823। 1823। अच्छा ये बताइए, हेस्टिंग के काल में 1813 में 13 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ था, ठीक ना, जिसमें इसमें कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त किया गया। मतलब कि 1800 चार्टर एक्ट जो था 1813 का, इसमें क्या क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया, जी, सीमित किया गया। मतलब कि सीमित किया गया था। किसमें कहा गया बताइए, किस एक्ट? 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है ना, उसको सीमित किया गया, मतलब कम कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय को शिक्षा, साहित्य एवं विज्ञान के प्रगति के लिए कितना रुपया खर्च करने के लिए? 1 लाख रुपए। 1 लाख ये रुपया पूछता प्रति है वर्ष। कि मतलब किस एक्ट के तहत भारतीय को शिक्षा विज्ञान के खर्चा करने के लिए 1 लाख रुपया दिया गया? किस एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत। और कंपनी के एकाधिकार को सीमित किया गया किस एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 के ठीक है। चार्टर एक्ट। ये बताइए, पिंडारियों का दमन किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स, जी, लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स। लॉर्ड हम नहीं बोलते, देखिए हम सबको काट दिए लॉर्ड। हेस्टिंग्स। लॉर्ड क्यों बोलेंगे उसको? भगवान है मेरे लिए क्या? वो सब नहीं है मेरे लिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे उसको। ये बताइए, हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था, ठीक है। ये बताइए, ये तो दूसरा चीज आ गया। बताइए, कॉर्नवालिस के काल में मद्रास के बाहर महल के क्षेत्र में सर टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक ना। हाँ, कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था रैयतवारी व्यवस्था, ठीक ना। कॉर्नवालिस के द्वारा सर टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया था, जो भारत के कुल भूमि का 51% भाग पर लगाया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कॉर्नवालिस कहाँ से आ जाएगा? ये इसमें प्रिंट हो गया था। अच्छा, गलत ही प्रिंट। इस व्यवस्था में सीधे किसानों में राजस्व की वसूली क्या करता था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। बोलिए ना, बोलिए ना। ये बताइए, विलियम बेंटिंग के बारे में हम लोग पता है, ठीक ना। विलियम बेंटिंग 1828 1835। विलियम बेंटिंग 1828 से 1835। विलियम बेंटिंग 1828 से 1835। अच्छा, 1833 का अधिनियम किसके पारित हुआ था, किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग काल में 1833 अधिनियम पारित किया गया था, ठीक ना। बंगाल, इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया बंगाल के गवर्नर जनरल था ना, उसको भारत का गवर्नर पूछेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा हुआ था? 1833 का अधिनियम। 1833 के अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये पूछता है बहुत ज्यादा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट में? 1833। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिंग। वो गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर, मतलब भारत का अंतिम, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था कौन? भारत का प्रथम लॉर्ड गवर्नर विलियम बेंटिंग। हाँ, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। अच्छा ये बताइए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा? 1833 अधिनियम। ये बताइए, इसी के काल, मतलब विलियम बेंटिंग के ही काल में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा कानून को 1829 में खत्म किया। 1829 में कौन किया था? राजा राम। किसके काल में? क्या बोलते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल विलियम में। बेंटिंग के काल में। किसके काल में? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग के काल में, ठीक ना, 1829 में। उसके बाद पर्दा प्रथा को भी प्रतिबंध लगा दिया था। कब? 1830 में। 1830 में। ठगी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा। देखिए, इसके विलियम बेंटिंग के काल में देखिए, पहले तो कौन हुआ? सती प्रथा खत्म हुआ, पर्दा प्रथा खत्म हुआ और ठगी प्रथा खत्म हुआ। पर्दा प्रथा को किसके नेतृत्व में खत्म किया गया? कर्नल सुलेमान के नेतृत्व में 1830 ईस्वी में पर्दा प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही ठगी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक ना। विलियम बेंटिंग ने मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया, ठीक ना। किसके? विलियम बेंटिंग, मैकाले की शिक्षा पर था, ठीक ना, शिक्षा पर था। विलियम बेंटिंग के कारण भारत का पहला मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया, ठीक ना। काम किया गया था कलकत्ता में। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। पहला मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ किया था? कलकत्ता। और किसके नेतृत्व में?
ये लॉर्ड किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग विलियम बेंटिंग के काल में क्या गया था? पहला मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोला गया था? ये रुड़की में खोला। पूछेगा पहला मेडिकल कॉलेज किसके काल में? कलकत्ता में लॉर्ड विलियम बेंटिंग विलियम बेंटिंग के काल में। और इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में। और इसमें बेंटिंग के काल में क्या क्या हुआ? ये हुआ कि गवर्नर, बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक ना, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और राजा राममोहन राय और राजा राममोहन राय ने सती सती प्रथा खत्म किया, उसके बाद दास प्रथा को भी दास खत्म प्रथा किया, और उसके ठगी बाद प्रथा। ठगी प्रथा को भी खत्म किया। और कॉलेज सक्रिय स्थापना कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ कलकत्ता में। कलकत्ता में। और इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना रुड़की में। बस इतना ही याद रखिए। विलियम बेंटिंग के कारण। विलियम बेंटिंग बस खत्म हो गया। इसमें जो है ना 1833 का चार्टर एक्ट याद रखना है, याद क्योंकि रखना। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये बताइए अब मेटकॉप में कुछ नहीं है। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोलते हैं? मेटकॉप को, बस इतना याद रखिए। भारत में प्रेस में मुक्तिदाता मेटकॉप को क्या बोलते हैं? भारत में प्रेस मुक्तिदाता, प्रेस मुक्तिदाता, ठीक प्रेस का है। मुक्तिदाता। अब उसके बोलते हैं, अब जो है ऑकलैंड के बारे में आते हैं, ठीक ना। ऑकलैंड के काल में शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित सड़क का पुनर्निर्माण किया गया था, ठीक ना। इसमें मतलब ऑकलैंड के काल में शेरशाह सूरी के द्वारा जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका क्या किया गया था? मरम्मत करवा करके मरम्मत करवाया गया। उसका नाम जीटी कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ग्रैंड ट्रंक रोड किया गया। नाम दिया गया। अब चलते हैं एलनबरो। बस इसमें मेटकॉप और ऑकलैंड में यही दो चीजें ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है? मेटकॉप में याद रखना है कि मतलब प्रेस का मुक्तिदाता और ऑकलैंड ने शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए सड़क का मरम्मत किया और जीटी ट्रंक रोड किया, जीटी रोड का निर्माण करवाया, ठीक ना। ऐसे ये बताए एलनबरो, ठीक ना। एलनबरो चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी साम्राज्य में सिंध का विलय कर दिया था, ठीक ना। मतलब किसके नेतृत्व में? एलनबरो ने क्या किया था? अंग्रेजी साम्राज्य में सिंध का विलय कर दिया था। मतलब सिंध को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया, विलय कर दिया। हाँ, एलनबरो के नेतृत्व में, ठीक ना। एलनबरो का नेतृत्व। कौन किया था? काल में चार्ल्स नेपियर के द्वारा। वही हुआ, चार्ल्स नेपियर के द्वारा तो बोलते रहे एलनबरो के काल में। ये बताइए डलहौजी जो है, ये जो है ना, सबसे पहले रेल इसके काल में चला था, 1853 मुंबई से थाने के लिए 1853 में, ठीक। 16 अप्रैल 1853 डेट याद रखिएगा गाइस। अच्छा ये बताइए पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में कब हुआ था? 1854 में। पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था? 1854 में। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में, 1854 1854 में, ठीक ना। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के काल में औद्योगिकरण की भी शुरुआत किया गया था, ठीक ना। औद्योगिकरण का जन्मदाता किसको बोलते हैं? लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है। डलहौजी को बोला जाता है, ठीक ना। किसको बोला था? डलहौजी को बोला जाता है, लॉर्ड डलहौजी। झंडू बम डलहौजी, इसको हम लॉर्ड बोलेंगे। लॉर्ड। ये बताइए, अच्छा सूती वस्त्र का उद्योग मुंबई कब किया गया था? बताइए, सूती वस्त्र उद्योग 1854 में। पहला जूट उद्योग 1855 कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। मतलब सूती वस्त्र 1854 में, मुंबई और में। जूट वस्त्र कलकत्ता में। कलकत्ता में 1855 में, ठीक ना। सौंदनेसी की अध्यक्षता में विद्युत तार विभाग के भी स्थापना हुआ था। 1852 में कब किया था। विद्युत तार विभाग की स्थापना 1852 में। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी, ठीक ना। ये बताइए वुड डिस्पैच पारित कब किया गया था? 1854 में। शिक्षा संबंधित किससे संबंधित? शिक्षा से संबंधित। किससे संबंधित था? शिक्षा संबंधित। शिक्षा संबंधित था। उस पर ये बताइए, वुड डिस्पैच किसके काल में? शिक्षा से संबंधित 1854 में। 1854 लॉर्ड डलहौजी काल में। हाँ, ये बताइए शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया? लॉर्ड डलहौजी को कहा गया। वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कहाँ? वुड डिस्पैच को पूछेगा, वुड डिस्पैच को शिक्षा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा का। मैग्ना कार्टा कहा गया। आज वुड डिस्पैच कब पारित हुआ था? 1854 में। 1854 में। और पहला रेल कब चला था? 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को। और ये किस उस समय किसका कार्यकाल मुंबई से चला? थाने के बीच में था। डलहौजी था। ये बताइए सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ लगाया गया? मुंबई में। कब? 1854 में। और जूट वस्त्र का 1885 में कलकत्ता। 1855 बोलिए, 85 कलकत्ता। 55। अब वुड डिस्पैच कब पारित हुआ? 1854 में। और शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा गया। ये बताइए खुली प्रतियोगिता का परीक्षा किसके काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के काल में। कब? प्रतियोगिता 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में एक अधिनियम पारित होता है, उसी में बोला गया कि अब खुली परीक्षा होगी, मतलब कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा होगी। बोलेगा खुली प्रतियोगिता परीक्षा का जनक 1800 लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का 1853 में। 1853 और बोलेगा सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा कॉर्नवालिस। ये बताइए सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके काल में होता है? लॉर्ड डलहौजी के काल में। डलहौजी के काल में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना
सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा देने के सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, ठीक गंगा ना। नदी गोद से- लेने की प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंध किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के काल में। डलहौजी। और नाना साहब का जो पेंशन देना बंद किया था इसीलिए, क्योंकि उसको गोद लिया था ना राजा दत्तक पुत्र के कारण। ये बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? ये लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हड़प नीति। अच्छा, पहला राज्य कौन था जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में शामिल हुआ था? सतारा। सतारा था जी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया था। सतारा कब ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया था? 1848 ईस्वी में 1848 में मतलब कि व्यपगप की नीति, मतलब हड़प की नीति में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको व्यपगप हड़प नीति- की नीति या व्यपगप कौन की लाया नीति। था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अच्छा, वुड डिस्पैच कब पारित हुआ? 1854 में, और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया इसे। हाँ, ठीक है। जी। ये बताइए कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज को भी मिला लिया अपने गया। मिला लिया। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कब? तहत जो है ना कब? 1856 में। 1856 में। कब? 1856 में अवध राज को भी कुशासन के आरोप लगा करके मतलब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। ये बताइए 1856 में अवध साम्राज्य को भी अपने मिला लिया। उसके बाद सबसे पहला राज्य कौन था? सतारा, महाराष्ट्र। कब हुआ था ये? कब मिलाया था इसको? सतारा को 1854 में, 1848 में। 48 में, 1848 में, कब मिला था? 1848 में, सतारा को 1847 में, अवध को अवध को 1856 1856 में। सार्वजनिक का विभाग किसने किया था? ये लॉर्ड डलहौजी। और उसके बाद वुड डिस्पैच 1854 में इसको मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक भारतीय है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा में। और सूती वस्त्र कहाँ लगाया? मुंबई में कब लगाया? 1854 में, और जूट का वस्त्र 1855 में कलकत्ता कलकत्ता में। और बताइए अब ठीक है, अब तो इतना हो गया। कुशासन का आरोप लगाकर किसको अपने में मिला लिया था? अवध को। कब मिलाया? 1856 में। इस तरह से डलहौजी पूरा खत्म हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से खत्म हुआ। इतना ही क्वेश्चन आता है, और ये सभी एग्जाम के लिए इतना ही क्वेश्चन आता है। ये बताइए कैनिंग के बारे में हम तो पता, ठीक ना। 1856 से 1862 लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल हुआ 1856 से 1862। ये बताइए कैनिंग के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था, थोड़ा सा हम बताते हैं, ठीक ना। सैनिक विद्रोह था, ठीक ना। पूछेगा कि किसके में मतलब किसके काल में सैनिक विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के काल में, ठीक ना। अच्छा, ये बताइए किसके काल में सैनिक विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के काल में। ये बताइए गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? 1857 के चार्टर। 1858 के अधिनियम के द्वारा, ठीक ना। अब चार्टर एक्ट खत्म हो गया, अब अधिनियम है, ठीक है। ये बताइए चार्टर एक्ट और अधिनियम में थोड़ा सा अंतर है, बाद में बताएंगे, ठीक है। ये बताइए 1800 ये क्या बोलते थे? हाँ, गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया कब? 1858 किस अधिनियम के द्वारा? 1858 किस अधिनियम में? 1858 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? वो जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया, ठीक ना। भारत का गवर्नर जनरल मतलब कि भारत के गवर्नर जनरल को ना भारत का वायसराय बना दिया। देखिए, अब बंगाल का तो पहले खत्म हो गया, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल चल रहा था। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया किस अधिनियम के द्वारा? 1858 के चार्टर। और उस समय कौन था उसमें थी गवर्नर? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग था, ठीक ना। कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला वायसराय था, ठीक ना। कैनिंग क्या था? अंतिम गवर्नर, भारत का गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल भारत का पहला वायसराय था। ठीक। तो ये बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और भारत में शासन व्यवस्था के लिए ब्रिटिश संसद में के उत्तरदायी बना दिया गया, ठीक ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो था अपना प्रभुत्व, उसको खत्म करके ब्रिटिश के संसद में इसका मतलब कि प्रभुत्व, मतलब ब्रिटिश के संसद को पावर दे दिया। किस अधिनियम के द्वारा? मतलब उनका शासन, भारत में जो अंग्रेजों का शासन होगा वो ब्रिटिश के संसद करेगा। तो उसका कौन करेगा? कब हुआ था? 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। 1858 चार्टर ने बोले, अधिनियम बोले। चार्टर खत्म हो चुका है। चार्टर और अधिनियम में थोड़ा सा अंतर है, बाद में बताएंगे। अब अधिनियम आ रहा है, ठीक। 1858 का 1858 का अधिनियम। ये बताइए कब किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर खत्म करके ब्रिटिश को संसद को दे दिया। कब? 1858 का अधिनियम में। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? पूछता है, ये इतना चीज पूछता है, ठीक। अच्छा, ये बताइए शासन व्यवस्था के लिए एक नया पद राज सचिव पद को बनाया, ठीक ना। इस पद पर ब्रिटिश संसद के कोई सदस्य को नियुक्त की जाती थी, ठीक ना।
मतलब कि शासन जो था ना ब्रिटिश संसद में जैसे दे दिया उसका, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेके ब्रिटिश संसद को दे दिया। ब्रिटिश संसद से एक सचिव को बनाया, वहाँ से सचिव बना के भेजा भारत, ठीक ना, वहीं के संसद से सचिव बना के बना, अब वही शासन करेगा। ऐसा किस अधिनियम में कहा गया? 1858 का अधिनियम में, ठीक ना। ब्रिटिश संसद के कोई भी सदस्य को वहाँ, उसमें ब्रिटिश संसद का ही कोई सदस्य था, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया कब? 1856 में। कब? लॉर्ड कैनिंग 1856 कैनिंग के द्वारा 1856 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ये बताइए सामान्य सेना भर्ती अधिनियम में कब पारित किया? 1856 कैनिंग के काल। अब बताइए जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस के बारे में चलते हैं। कौन? 1863 से 1869। सर जॉन लॉरेंस के बारे में चलते हैं, ठीक ना। लॉरेंस जो है 1865 ईस्वी में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ सेवा भारत एवं यूरोप के बीच प्रारंभ किया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ सेवा भारत और यूरोप में कौन प्रारंभ किया था? सर जॉन लॉरेंस 1865 में टेलीग्राफ सेवा। जी बस इतना ही याद करना है। टेलीग्राफ सेवा में और टेलीग्राफ सेवा 1865 में सर जॉन लॉरेंस के द्वारा। ये बता, आप चलते हैं मेयो में। मेयो जो है, अच्छा ये बताइए 1869 से 1872 एडी तक, ठीक ना। अच्छा पहली बार जनगणना किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। लेकिन गाइज अंशतः हो गया था, मतलब अंशतः जनगणना हुआ था, पूर्णतः जो है ना लॉर्ड रिपन के। चलिए हम बताते हैं। ये बताइए पहली बार पूर्ण जनगणना किसके काल में? किस कब हुआ था? 1881 में। पहली बार जनगणना हुआ था मेयो के काल में, लॉर्ड 1872 में। 1872 में। और पहली बार पूर्ण जनगणना रिपन के काल में 1882 लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है। मेयो पहला वायसराय था जिसकी हत्या अफगानी युवक के द्वारा कहाँ कर दिया गया? अंडमान। पूछेगा अंडमान द्वीप पर किस वायसराय का हत्या हुआ? लॉर्ड मेयो का। कब हुआ था? 1872 में। अब चलते हैं हम सब लोग लीटन, ठीक ना। लॉर्ड लीटन के काल में, ठीक ना। अच्छा वर्नाकुलम प्रेस एक्ट कौन लाया था? लीटन कब आया था? 1878 में। लीटन कब आया था? 1878 में। अच्छा अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात अपने संपादक को बांग्ला भाषा में परिवर्तित करके अंग्रेजी भाषा में लाया मोतीलाल घोष एवं सुशील कुमार घोष। नहीं, इस अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। कौन था? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष किस पत्रिका का संपादक था? ये था जो अमृत बाजार पत्रिका। और इस पत्रिका को रातों रात संपादक बांग्ला भाषा से परिवर्तित करके अंग्रेजी भाषा में लाया। कौन? लीटन के, मतलब लीटन के कार्यकाल में ऐसा हुआ था। लीटन के कार्यकाल में हुआ। अमृत बाजार पत्रिका को बांग्ला भाषा में था, इसको परिवर्तित करके अंग्रेजी भाषा में लाया। रातों रात अंग्रेजी। इस पत्रिका का संपादक मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। अच्छा वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसके काल में हुआ था? सोम प्रकाश नामक पत्रिका। अरे किसके काल में हुआ? ये हम पूछ रहे हैं। लॉर्ड लीटन के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लीटन के काल में हुआ था। अच्छा वर्नाकुलम प्रेस एक्ट अधिनियम मुख्य रूप से सोम प्रकाश नामक पत्रिका को केंद्रित करके लाया गया था, ठीक ना। मतलब सोम प्रकाश जो पत्रिका था ना उसको केंद्रित करके वर्नाकुलम प्रेस एक्ट लाया गया था। इस पत्रिका का संपादक कौन था सोम प्रकाश का? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। ये बताइए इंडियन आर्मी एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के काल में। 1878 में। अच्छा पहली बार दिल्ली दरबार। खतरनाक क्वेश्चन है दोस्त। 1877 को। 77? हाँ दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। पहली बार लॉर्ड लीटन के काल में। क्या आप सुन रहे बोलिए ना। ठीक है, नहीं बोल रहे थे तुम सुन रहे थे जी। लॉर्ड लीटन के काल में सब आदमी एक बार बोलेगा तो गड़बड़ा हो जाता है। 1877 को दिल्ली दरबार मुख्य 3 प्रकार का हुआ था जी। 1911 ठीक, 2 बार 1911 में हुआ था। 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार आया था, ठीक है। अच्छा इसके काल में मतलब कि लीटन के काल में रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। मतलब अकाल आयोग का गठन किसके काल में हुआ था? रिचर्ड स्ट्रेटजी। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लीटन था। बताइए लीटन के शासनकाल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए 21 वर्ष से घटा का आयु कितना कर दिया? 19 वर्ष कर दिया गया। मतलब कि 19 वर्ष कर दिया गया किसके काल में? लीटन के। लेकिन रिपन जब आया तो इसको फिर 19 से बढ़ा के 21 कर दिया गया। तो लीटन घटाया, रिपन बढ़ा दिया, ठीक ना। मतलब लीटर बढ़ गया। देखिए वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसके द्वारा आया बताइए?
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में। लिटन के काल में लिटन प्रेस एक्ट लाया, ठीक है। जी। अब जो है हम सब लोग पढ़ते हैं रिपन, ठीक है। रिपन लॉर्ड 80 से 84, मतलब 1880 से 1884। अच्छा, लिटन जो है ना बहुत अच्छा काम किया भारत जी, के लिए। भारत के लिए सज्जन रिपन के नाम इसको हम से थोड़ा सा लॉर्ड बोल सकते हैं। लॉर्ड रिपन जो है ना भारत के लिए अच्छा काम किया, इसको सज्जन रिपन भी कहा गया, ठीक है। सज्जन रिपन किसको कहा गया? लॉर्ड रिपन को। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी इसके बारे में भी बहुत अच्छा, मतलब नाइटिंगेल जो थी इसके बारे में अच्छा बात बोली। उद्धारक की संज्ञा। इन्होंने भारत का उद्धारक का संज्ञा दिया था। किसने दिया था? भारत के फ्लोरेंस। उद्धारक की संज्ञा किस वायसराय को दिया गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। रिपन को दिया गया, किसके द्वारा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को समाप्त कर दिया था किसने? रिपन ने समाप्त कर दिया। लाया कौन था? लिटन ने लाया था प्रेस एक्ट, लेकिन समाप्त कौन किया था? लॉर्ड रिपन ने। रिपन ने समाप्त कर दिया था। ओके। सिविल सेवा में भर्ती को पुनः 19 से बढ़ाकर 21 किया। कौन क्या? यही लॉर्ड रिपन। रिपन ने किया। कौन किया? लॉर्ड रिपन। रिपन ने किया। ये बताइए अस्थायी स्वशासन का जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। रिपन को अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को। रिपन को बोला जाता है। ये बताइए 2011 ईस्वी की जनगणना देश का कुल 15वीं जनगणना थी, और ये 10 की जनगणना कम थी। 14वीं 10 की जनगणना थी, और 15वीं 2011 की जो जनगणना थी 15वीं जनगणना। 10 की जनगणना 14वीं जनगणना थी, लेकिन 10 की जनगणना 14वीं। अच्छा, पहला कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? पहला कारखाना अधिनियम 1881 में। कब? 1881। पहला कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। रिपन के काल में हुआ था, ठीक है। कारखाना अधिनियम किसके में आया था? लॉर्ड रिपन के काल में। इल्बर्ट बिल प्रस्ताव किसके काल में आया था बताइए? 1882 में। किसके काल में आया? लॉर्ड रिपन के काल में। 1882 में इल्बर्ट बिल प्रस्ताव आया, और कारखाना अधिनियम आया। अस्थायी स्वशासन का जनक किसको बोला गया? लॉर्ड रिपन को। रिपन को बोला गया। 19 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष कर गया सिविल सेवा में। कौन किया था? लॉर्ड रिपन। रिपन किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। कौन लॉर्ड किया? लॉर्ड लिटन लाया था, लॉर्ड रिपन खत्म किया इस तरह से, ठीक ना। सज्जन रिपन किसको बोला गया? लॉर्ड रिपन को। अच्छा, ये बताइए अच्छा, श्वेत विद्रोह किसको कहा गया? देखिए हम बताते हैं। श्वेत विद्रोह मतलब इल्बर्ट ब्रिज प्रस्ताव जो आया, इसके विरोध में अंग्रेजों ने जो विद्रोह किया उसे श्वेत विद्रोह। इल्बर्ट ब्रिज प्रस्ताव लाया यही रिपन ने, लेकिन अंग्रेज ने इसके प्रति विरोध कर दिया। मतलब अंग्रेज जो है, ये रिपन सोचता था कि भारत का कुछ भला हो, इसने इल्बर्ट ब्रिज प्रस्ताव लाया, और इसके विरोध में अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को क्या नाम दिया गया? श्वेत विद्रोह दिया गया। ये बताइए हंटर कमीशन की अध्यक्षता में, अच्छा हंटर कमीशन किससे संबंधित है? शिक्षा से। हंटर कमीशन आपको जलियांवाला बाग नहीं, हंटर आयोग जलियांवाला बाग से। हंटर कमीशन शिक्षा से। हंटर कमीशन शिक्षा से कब आया था? 1882 में। 1882 में। ये पूछेगा 1882 में हंटर कमीशन आया था, और कौन था उस समय वायसराय? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। अब हम लोग चलते हैं डफरिन। कौन चलते हैं? डफरिन। कांग्रेस का स्थापना। कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था 1885 में, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। इसको भूलते नहीं ना? नहीं भूलते हैं। ठीक है। डफरिन क्या था? जिस समय भारत में राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। डफरिन था, ठीक है। अच्छा, हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? एओ ह्यूम को। किसको कहा जाता है? इसको बोला जाता है हर्मिट, मतलब शिमला का संत बोला जाता है, ठीक ना। किसको? एओ ह्यूम को। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। हाँ, आलू अनुसंधान का कहाँ? अच्छा, वही कांग्रेस का स्थापना यही नहीं किए थे? कौन? ये वो करवाए थे, बोलिए नेतृत्व में थे। अच्छा, ये बताइए गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहली बार किया गया था भारत राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन। इसका जो था अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। WC बनर्जी कौन था? और कहाँ किया गया था पहला सम्मेलन? गोकुल चंद तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। और कहाँ किया गया था बताइए? मुंबई में। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था, ठीक है। वैसे पूना में ही होता, लेकिन प्लेग के कारण जो है ना मुंबई में हो गया, प्लेग फैल गया था। अच्छा, ये जो कांग्रेस जो है मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, किसने बोला? डफरिन का। किसने कहा था? डफरिन ने क्या कहा था? मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। हाँ, मुट्ठी भर लोगों का संगठन। अच्छा, एल्गिन द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एल्गिन द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। डफरिन खत्म हो गया। डफरिन में यही पूछता है कि जिस समय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। डफरिन था। अच्छा, ये बताइए एल्गिन द्वितीय। अच्छा, इन्होंने
भारत को तलवार के बल पर जीता था और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। किसने बोला था? लॉर्ड डफरिन। मतलब भारत को एल्गिन, तलवार के बल पर एल्गिन जीता था और तलवार के बल पर इस पर रक्षा मतलब कि शासन किया जाएगा। किसने बोला था? एल्गिन द्वितीय। एल्गिन द्वितीय। अकाल आयोग का गठन जेम्स लॉयस की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया जेम्स गया। लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। अच्छा अब बताइए कर्जन, ठीक ना? कर्जन जो है कर्जन जो है वायसराय बनने से पहले भारत में कितनी बार मतलब किया? 4 बार वो यात्रा कर चुका था। ये बताइए बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? बंगाल लॉर्ड कर्जन के काल में ही। कब हुआ था बंगाल? 1905 में। 19 जुलाई 1905, ठीक ना? अच्छा बंगाल विभाजन को लागू कब कर दिया गया? इसको डेट 16 अक्टूबर 1905 को। कब बंगाल विभाजन किया गया था बताइए? 19 जुलाई 1905 को। जुलाई 1905 लागू 16 अक्टूबर 1905 को। लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। बताइए। और अच्छा दिल्ली दरबार हुआ था इसके काल में, 1911 में। दिल्ली दरबार हुआ था। इस समय बंगाल विभाजन को रद्द करते हुए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होने की घोषणा किया गया, ठीक है? भारत की राजधानी मतलब दिल्ली दरबार किसके काल में हुआ था? दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन। कर्जन के काल में। और एक और लिटन के काल में। लिटन के मतलब लिटन के काल में पहला दिल्ली दरबार, दूसरा कर्जन काल में, ठीक है? जी हैं? जी। 3 गो दिल्ली दरबार हुआ है। जी जी जी। अब तो पहला किसके काल में? लॉर्ड लिटन के काल में। लिटन के काल में। जो कि वर्नाकुलम प्रेस एक्ट है। हाँ। और दूसरा दूसरा कर्जन 1911 में के कर्जन के काल कर्जन के में, काल जो में। कि बंगाल विभाजन हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि बंगाल से जो राजधानी लाके कलकत्ता से कलकत्ता राजधानी से दिल्ली दिल्ली स्थानांतरित 1911 में, ठीक है? और इसको और इसका घोषणा कर दिया। और कब लागू कर दिया? 1 जनवरी 1912 कब लागू कर 16 दिया? अक्टूबर 1905। नहीं मतलब दिल्ली को जो है ना दिल्ली बना दिया अच्छा 1 राजधानी जनवरी कब? 1912। 1 जनवरी 1912, जी। ठीक है। कर्जन के काल में 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसके सिफारिश पर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी भारत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। मतलब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ? 1904 में। 1904। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में। कर्जन के काल में होता है। सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में। पूछेगा कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में किसके काल में? सर थॉमस रेले किसके काल में? जो कर्जन पूछे वो के कर्जन के काल में। हाँ कर्जन के काल में। हाँ। और ये बताइए विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? 1904 में। कर्जन में। 1904 में। कर्जन के काल। कर्जन के काल में। अच्छा ये बताइए कलकत्ता नगर निगम अधिनियम पारित कब किया गया? 1899 में। कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1899 में। कलकत्ता नगर निगम 1899 विश्वविद्यालय आयोग 1902 में। कर्जन के काल में। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। कर्जन के काल में। ये सब याद रखिए, ठीक है? अच्छा ये बताइए अकाल इसके काल में भी अकाल आयोग का गठन किया गया था। किसके अध्यक्षता में? एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में। नहीं, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। एंड्रूज और फ्रेजर की पुलिस अध्यक्षता आयोग के अध्यक्षता पुलिस आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में? एंड्रूज फ्रेजर। किसके? एंड्रूज फ्रेजर। किसके? एंड्रूज फ्रेजर। एंड्रूज फ्रेजर के काल में पुलिस आयोग का गठन किया गया, ठीक है? और क्या किया गया था? कलकत्ता नगर निगम अधिनियम कब पारित हुआ? 1899 में। कलकत्ता नगर निगम, 1899 में। अकाल आयोग, मैकडोनाल्ड जी। और पुलिस आयोग एंड्रूज फ्रेजर अध्यक्षता किया था, ठीक है? सिंचाई आयोग का गठन किसके अध्यक्षता? सर मैन क्रिक। सिंचाई आयोग सर मैन क्रिक। ये सब कर्जन के काल में होता है, ठीक ना? सिंचाई आयोग सर मैन क्रिक, ठीक है। ये बताइए भारत में रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? कर्जन के काल। कर्जन के काल में ही हुआ, लेकिन सबसे पहला रेल लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में चला। अच्छा कर्जन खत्म हो जाता है, अब मिंटो चलते हैं, ठीक ना? मिंटो चलते हैं। ये बताइए मिंटो द्वितीय के बारे में चलते हैं, ठीक ना? मिंटो द्वितीय। अच्छा भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है किसके काल में? मार्ले मिंटो सुधार जिसको कहा गया। मार्ले मिंटो सुधार। भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया, जो कि मिंटो द्वितीय काल में आता है, ठीक? 1909 में आता है। मिंटो दो के काल में। मिंटो द्वितीय काल में मार्ले मिंटो सुधार आता है, जो कि 1919 में भारत शासन अधिनियम कहा गया, ठीक है? उसी को। हाँ? भारत में सांप्रदायिकता का वास्तविक संस्थापक किसको बोला? 1909 किसको माना गया सांप्रदायिकता का संस्थापक? मिंटो द्वितीय को, ठीक है? मुस्लिम अल्लाह एवं आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया? 1906 में उसी के काल में। किसके काल में? पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना किसके काल में हुआ था? मिंटो दो के काल में। मिंटो द्वितीय काल में। और कौन मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? 1906 में हुआ। सलीमुल्लाह आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह और आगा खां। मिंटो 1906। मुस्लिम लीग 1906 और मिंटो सलीमुल्लाह और आगा खां। मिंटो द्वितीय के काल। सलीमुल्लाह और आगा खां। हाँ
अच्छा, सूरत अधिवेशन जो हुआ था, गरम दल और नरम दल विभाजित हुआ था कब? 1907 में। उस समय कौन था वायसराय? वायसराय कौन था? मिंटो द्वितीय। अच्छा, सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष था रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष ये सब पढ़ेंगे हम कांग्रेस में। स्वराज की मांग। अच्छा, खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को। जो कि उस समय कौन था वायसराय? वायसराय मिंटो था। मिंटो द्वितीय था। ठीक है, अब जो हम हार्डिंग द्वितीय के बारे में चलते हैं, ठीक ना? किसके बारे में? हार्डिंग द्वितीय के बारे में। हार्डिंग द्वितीय के बारे में दिल्ली दरबार लगता है, ठीक ना? दिल्ली दरबार लगता है, ठीक। और इसमें क्या बोला जाता है कि इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। बंगाल विभाजन को तीसरा दिल्ली दरबार यहाँ। हाँ, तीसरा दिल्ली दरबार हार्डिंग द्वितीय। पहला तो लॉर्ड लिटन के काल में, दूसरा कर्जन के काल में, तीसरा लॉर्ड ये हार्डिंग द्वितीय का। इसको याद रखिए, बस यही पूछता है कि दिल्ली दरबार किसके कार्यकाल में हुआ था। आज इसमें क्या किया था? तीसरा दिल्ली दरबार में कहा गया था बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दिल्ली को राजधानी बना दिया 1 जनवरी 1912। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? कब हुआ? 1914 में। और इस समय कौन था मतलब वायसराय भारत? हार्डिंग द्वितीय था। अच्छा, भारत में जो गांधी जी आए थे उस समय वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय ही था, क्योंकि वो कब आए थे? 1915 को। कब आया था? 9 जनवरी 1915 में भारत आता है। उस समय भारत का किस वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। इसी और प्रवासी भारत दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। भारत से जब ये अफ्रीका से जब गांधी जी भारत आते हैं तो उसी दिन 9 जनवरी को आते हैं और उसी दिन प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? ये 1916 में होता है। 1916 में। चलिए, ये सब पढ़ेंगे हम कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। ये बताइए चेम्सफोर्ड के बारे में चलते हैं, ठीक ना? चेम्सफोर्ड के बारे में, चेम्सफोर्ड का कार्यकाल बताइए। 1916 से 1921। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जब होती है उस समय कौन रहता था? चेम्सफोर्ड थे। और प्रथम विश्व युद्ध जब शुरुआत होता है उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अच्छा, गांधी जी ने चंपारण में मतलब तिनकठिया प्रणाली को सत्याग्रह किया था नील की खेती के लिए। नील की खेती के लिए। उस समय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। चेम्सफोर्ड। और 1918 में गुजरात में खेड़ा महात्मा गांधी ने कृषक आंदोलन नेतृत्व किया, ठीक ना? उस समय कौन था? वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। अहमदाबाद के सूती वस्त्रों उद्योग के आंदोलन का भी नेतृत्व किया कौन? कौन किया? गांधी जी किया था। उस समय कौन था? वायसराय चेम्सफोर्ड। अच्छा, कृषक आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। चंपारण 17 में। ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। रॉलेट एक्ट पारित काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित होता? 1919 में। इसको क्या बोला गया? काला कानून कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा पंजाब के 2 प्रमुख नेता सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक ना? और इसके गिरफ्तार के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला मतलब एक जलियांवाला अथी में 13 बाग में, अप्रैल अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बन रहा था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और इस पर निहत्थे और इस पर गोली चलाने का आदेश किसने दे दिया? जनरल आर डायर गोली चलाने का आदेश दिया और इसी को जलियांवाला बाग कांड का इसमें लाखों लोगों की जान दी, ठीक ना? अच्छा, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन किसके कार्यकाल में हुआ? खिलाफत आंदोलन हार्डिंग द्वितीय काल में। चेम्सफोर्ड। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चेम्सफोर्ड के काल में खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग होता है जी। ये सब होता है। भारत परिषद अधिनियम 1923 जो पारित किया गया था। अच्छा, 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक ना? प्रांतों में। हाँ, प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1919 में। भारत परिषद अधिनियम 1919 किसके काल में? चेम्सफोर्ड के काल में द्वैत शासन लाया गया था। द्वैत शासन व्यवस्था केंद्र में, ठीक ना? प्रांत में तो कब लाया गया था? केंद्रों में द्वैत शासन लागू किया 1919 के अधिनियम 1919 का अधिनियम, ठीक ना? उस समय कौन थे वायसराय? चेम्सफोर्ड। बस इतना याद रखिए। अब चलते हैं रीडिंग के बारे में, ठीक ना? रीडिंग का जो देखिए, रीडिंग का शासनकाल बताइए 1921 से 1926 में। चौरी चौरा कांड किसके काल में होता है? रीडिंग के काल में। कब होता है? कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चोरी हत्याकांड किसके काल में? रीडिंग के काल में। चोरी चोरा हत्याकांड रीडिंग के काल में 5 फरवरी 1922 में। मोपला विद्रोह 1924 में। 1921 में। किसके काल में? होता है ये रीडिंग के काल में। किसके काल में? रीडिंग के काल में। अच्छा, ये बताइए, भारत राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया में हुआ जिसका अध्यक्ष था चित्तरंजन दास के द्वारा। कब हुआ था गया में? 1922 में।
गया में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का इसमें चित्तरंजन दास विभाजन हो गया था। किए थे। अच्छा, इसी समय जो है ना 1923 में, मतलब उस 1923 में कांग्रेस पार्टी के भीतर एक स्वराज दल का स्थापना हुआ था, ठीक है। विभाजन 1923 में ही कांग्रेस पार्टी के अंदर एक स्वराज दल का स्थापना हुआ था गया में। गया में, हाँ। तो उस स्वराज दल का स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन ये बहुत दास पूछता और है। मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल का स्थापना किसने किया था? सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल। उस समय कौन था वायसराय? रीडिंग साहब। कौन थे? रीडिंग। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, क्रांति 1924 में ईस्वी में कानपुर में क्रांतिकारियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके काल में? लॉर्ड रीडिंग के काल में। और काकोरी षड्यंत्र किसके काल में होता है? रीडिंग के काल में 1925 में होता है। 5 अगस्त 1925 में काकोरी। 9 अगस्त 1925 को होता है काकोरी को। 9 अगस्त 1925। हाँ, तो उस समय काकोरी षड्यंत्र होता है। कौन को खत्म कीजिए? अब षड्यंत्र उसका नाम होगा, षड्यंत्र। और उस समय कौन रहता था वायसराय? वायसराय था ये रीडिंग। तो रीडिंग के काल में देखिए क्या क्या हुआ, एक बार जान लेते हैं। चौड़ी चौड़ा हुआ, मोपला हुआ, और इसमें क्या हुआ कि स्वराज दल का स्थापना होता है। कांग्रेस और हाँ ठीक है, स्वराज दल का स्थापना होता है। और उसमें जो है 1924 में कानपुर में क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन आयोजन होता है, ठीक ना। और काकोरी षड्यंत्र होता है, ठीक ना। कितना याद रखिए रीडिंग के काल में। अब ये बताइए इरविन। और एक और होता है प्रिंस और वेल्स का भारत का आगमन होता है। ठीक है, प्रिंस और वेल्स का भारत का आगमन होता है। अच्छा बताइए इरविन, साइमन कमीशन का गठन किसने किया था? साइमन कमीशन का था लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के काल में साइमन कमीशन का गठन होता है। कब होता है? 1927 में। 8 नवंबर 1927 को। कब होता है? 8 नवंबर 1927 को। हाँ, साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को 8 गठन किया जाता है। लेकिन और भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। इसे क्या कहा? सोवियत कमीशन कहा गया, ठीक सोवियत है। कमीशन सारा अंग्रेजी था। और रिपोर्ट कब दिया इसको? रिपोर्ट 27 मई 1930 को दिया इरविन को, ठीक है। अच्छा, 27 में 1930 को। हाँ, रिपोर्ट पढ़ते ये बताइए साइमन कमीशन में कितना सदस्य था? 7 सदस्य। 7 सदस्य था। सातों था। सातों का 7 विदेशीय था, इसीलिए उसका और विरोध देखिए किया इसका विरोध जो है, इसका विरोध लाहौर में पुलिस, लाहौर में विरोध किया, ठीक ना, सब लाला लाजपत कुछ। राय जिसमें लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने क्या दिया था? नेहरू रिपोर्ट दिया नेहरू रिपोर्ट कब दिया था? 1928 में 1927 में क्या दिया था? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू नेहरू रिपोर्ट। दांडी आंदोलन शुरू हुआ था कब? 1930 में। 12 मार्च 1930 में, ठीक ना। सोविनिया, इसके साथ सोविनिया अवज्ञा आंदोलन ही शुरू हुआ कब? 1931 में। 1930 में ना। हाँ, 1930 में। अच्छा, दांडी मार्च किसके काल में हुआ था? इरविन के काल इरविन के काल में। और सोविनिया अवज्ञा आंदोलन इरविन इरविन के काल में, ठीक ना। ये बताइए दिल्ली इरविन समझौता किसके किसके बीच होता है? दिल्ली इरविन समझौता। दिल्ली में गांधी इरविन समझौता जो होता है, ये इसको किसके किसके बीच होता है? 5 मार्च में किसके किसके बीच होता है? गांधी ये और इरविन। गांधी और इरविन के बीच होता है, ठीक ना। कब होता है? 5 मार्च 1931 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन की समझौता होता है, ठीक ना। और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब पड़ जाता है? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी पड़ता है, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। इरविन था। और इरविन और गांधी के बीच गांधी इरविन समझौता होता है, कब होता है? 5 मार्च 1931। 1931। और उसके बाद गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जाता है भाग लेने के लिए, ठीक ना। 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1930 में। 1930। कोई भी प्रतिनिधि नहीं रहता, ठीक ना। अच्छा, ये बताइए विलिंगटन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके काल में होता है? वो वेलिंगटन में। और कब होता है? 1931 में। इसी में गांधी जी जाते हैं भाग लेने के लिए। इरविन से समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता 1930 में। और द्वितीय में जाता है गांधी जी भाग, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जाते हैं भाग करते हैं, ठीक ना। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? लंदन में। लंदन में हुआ। कब हुआ? 1932 में। 12/8/1932 में। अच्छा, रेमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीयों के लिए एक सांप्रदायिक चार्ट की घोषणा किया, किसके काल में? विलिंगटन के काल में। कब किया? 1932 में। 1932 में। महात्मा गांधी में अम्बेडकर के बीच पुणे में 24 सितंबर 1932 ईस्वी में समझौता होता है, उसको क्या बोला जाता है? पुणे समझौता। पुणे पैक्ट किसके किसके बीच होता है? गांधी जी और अम्बेडकर। गांधी और अम्बेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को समझौता होता है। कब होता है? पुणे समझौता कहते हैं। कब होता है? 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932। किसके किसके बीच? गांधी और अम्बेडकर के बीच। गांधी और अम्बेडकर के बीच कब कब मतलब? 24 सितंबर 1932। ठीक है। अच्छा, दोबारा सोविनिया अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ गांधी जी कब किया? 1932 1 अप्रैल 1932। कब किया? 1932। कब किया? 1932। 1932 में क्या किया गांधी जी? दोबारा सोविनिया अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया था। ठीक है। ये बताइए द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। भारत शासन अधिनियम कब बताइए? भारत शासन अधिनियम
किस अधिनियम से द्वैत मतलब कि 1935 केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली 1934 समाप्त किया गया था। है? 1935 के तहत भारतीय संविधान में हालांकि जो केंद्र में द्वैत शासन था उसको समाप्त किया गया था 1935 केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया, ठीक ना। 1935 में मतलब कि लागू नहीं किया गया, क्या मतलब कि जो था ना राज्य को भी दे दिया, ठीक ना। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली राज्य को भी दे दिया गया। केंद्र में जो द्वैत शासन प्रणाली था 1935 में राज्य को भी दे दिया, राज्य को भी स्वायत्तता दे दिया, ठीक ना 1935 में। ठीक है। अच्छा 1935 को भारत संविधान का क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट कहा जाता है क्योंकि संविधान का 90% स्रोत जो है ना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही बनाया गया और लिया गया है, इसीलिए उसको ब्लूप्रिंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है। अब लिनलिथ को बारे में पता है, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन था बताइए? कौन था? लिनलिथ को भारत छोड़ो आंदोलन में कौन था? वायसराय। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन में कौन था? लिनलिथ को। द्वितीय विश्व युद्ध में भी लिनलिथ को था, ठीक ना। अच्छा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथ को था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथ को था, जो कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। अगस्त प्रस्ताव किसके कलम आता है? लिनलिथ को 8 अगस्त 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को महात्मा गांधी द्वारा लाया गया। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही पूछेगा। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे। ये बहुत पूछता है। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे। पहला सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे, ठीक ना। और अगस्त प्रस्ताव किसके काल में होता है? गांधी जी के काल में। लिनलिथ काल में पूछना है, लिनलिथ को के काल में। ठीक है, गांधी जी करते हैं। हाँ, अगस्त प्रस्ताव। व्यक्ति क्रिप्स मिशन कब आता है भारत? क्रिप्स मिशन आपको 23 मार्च 1942 को आता है। जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या बोला? जवाहरलाल नेहरू पोस्ट डेटेड चेक मतलब मरा हुआ चेक, मतलब दिवालिया होने वाला बैंक है, ठीक ना। जवाहरलाल नेहरू मरा क्या हुआ बोला? चेक मतलब क्या समझा? पोस्ट चेक तो ये तो गांधी जी ने बोले थे। नहीं जवाहरलाल नेहरू बोले थे। पोस्ट डेट चेक की संज्ञा गांधी जी अरे ने गांधी दी। जी इसको बोला थे। दिवालिया होने वाला दिवालिया होने वाला बैंक किसको बोला गया? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। और पोस्ट डिटेक्ट चेक किसको बोला था? यही मतलब कौन बोला था? गांधी जी बोले थे क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? ये आया 23 था मार्च 1942 कब आया था? 23 मार्च 1942 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है, ठीक ना। अब वेवेल के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 किसके काल में? लॉर्ड वेवेल के काल में। अच्छा, द्वितीय विश्व की शुरुआत किससे हुआ था? वह लिनलिथ को। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन था? लिनलिथ को था। मुस्लिम लीग तो मुक्ति दिवस कब मनाया? मुक्ति दिवस 1939 को, ठीक है। और जो क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? 1942 में। कौन था उस समय वायसराय? लिनलिथ को था। लिनलिथ को वायसराय था। और महात्मा गांधी इसको क्या बोला? पोस्ट देते थे। और जवाहरलाल नेहरू बोला एक दिवालिया हुआ बैंक है, मतलब इस बैंक में दिवालिया होगा, इसमें पैसा वैसा नहीं है, इसका मतलब ये होगा। ये बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। शिमला समझौता कब होता है? शिमला समझौता आपको 1945 में। उस समय कौन था वायसराय? वेवेल। कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके आधार पर संविधान सभा गठन किया गया, ठीक है। मुस्लिम लीग अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 1946 में। मुस्लिम लीग अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 1946 ठीक ना। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को लीग के द्वारा मनाया, ठीक ना। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस लीग के द्वारा। अच्छा, अब लास्ट में माउंट बेटन, जो कि भारत को आजाद करके चला गया, ठीक ना। माउंट बेटन पढ़ते हैं। भारत स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया कब? 4 जुलाई 1947 को। किसके कार्यकाल? लॉर्ड माउंटबेटन। और कब ये पारित हो गया? मतलब कि ये जो है ना क्या इसको ब्रिटिश संसद में क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। और इसको पारित कब किया गया? 18 जुलाई को संसद से पारित किया गया। योजना के आधार पर भारत किस आधार पर? माउंटबेटन योजना के आधार पर। और नया राष्ट्र किसको? एक नया राष्ट्र बनाया, कौन बनाया? पाकिस्तान को बना दिया। कब? 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया, ठीक ना। अच्छा, माउंटबेटन के स्थान पर भारतीय मतलब कि वायसराय बनता है, कौन बनता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत मतलब स्वतंत्र भारत का अगर पूछा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय मतलब कि वो तो राजगोपालाचारी। मतलब माउंट बेटन के जगह पर 1948 में कौन बनता है? भारतीय चक्रवर्ती राजगोपाल, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम मतलब भारतीय था वायसराय। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय। और ये कब तक भारत मतलब कि वायसराय पद पर आता है? राजगोपाल 1950 तक। और 26 जनवरी 1950 को यह पद समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम पूरा
जो है वायसराय को पूरा A to Z, इतना ही क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं आता है। तो हम सब लोग पूरा A to Z क्वेश्चन देखें। आप सब लोग पूरा वीडियो को देखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।